Hello everyone, I am Yamini Chukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल देखा था। अगर आप लोगों ने देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड वेस्ट एंड द एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो आज हम सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करेंगे, एग्रोकेमिकल्स के बारे में बात करेंगे और उनका क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली सॉइल पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड वेस्ट से। सॉलिड वेस्ट बेसिकली क्या होते हैं? एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश। जो भी हम लोग डस्टबिन के अंदर थ्रो आउट करते हैं वो सारा का सारा हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर आता है। ये वेरियस टाइप्स का होता है। तो सॉलिड वेस्ट जैसे कि आपको पता चल गया, डिफरेंट डस्टबिन इवन जो पब्लिक जगह पे रखे होते हैं और वहां पे जो वेस्ट जाता है वो भी हमारा सॉलिड वेस्ट के अंदर ही काउंट होता है। किसके अंदर काउंट होता है? सॉलिड वेस्ट के अंदर। अब इसके भी कई तरीके होते हैं बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ वेस्ट वी थ्रो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट सबसे पहला टाइप ये होता है, इट कंटेन्स द वेस्ट फ्रॉम द होम, offices, schools, hospital, etc. that are collected and it is disposed of by the municipality, which generally consists of paper, leather, textile, rubber, glass, metals and plastic। तो ये बेसिकली क्या कंसिस्ट करता है? पेपर, लेदर, टेक्सटाइल, रबर, ग्लास, है ना। प्लास्टिक्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। मतलब आप सुबह देखते होंगे एमसीडी की एक एमसीडी कह रही हूँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब जो दिल्ली में रहता है उनको पता होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की सुबह एक वैन आती है विच कलेक्ट्स ऑल दी वेस्ट फ्रॉम दी होम्स, है ना। तो वो कहाँ पे लेके जाती है? विच आर डिस्पोज ऑफ बाय द म्युनिसिपैलिटी। पूरा का पूरा वेस्ट जो है हमारा म्युनिसिपैलिटी ही डिस्पोज ऑफ करती है। तो इसके अंदर हम जो वेस्ट डालते हैं उसमें पेपर होगा, टेक्सटाइल, रबड़ वगैरह सब कुछ होता होगा, है ना। वैसे ही ऑफिसेज और स्कूल्स में भी जाती है, हॉस्पिटल्स में भी जाती है टू कलेक्ट द वेस्ट। ये सारी की सारी जो म्युनिसिपैलिटी की वैन्स होती हैं ये सारी हर जगह जाती हैं और वहां से वेस्ट कलेक्ट करती है। तो ये हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया। सेकंड हमारा आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है? हमारा स्क्रैप्स होते हैं, फ्लाई ऐश होता है, जो कि हमारा जनरेट होता है इंडस्ट्रीज से। सो द वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज इट इज नोन एज द इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा है? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और सेकेंड टाइप कौन सा है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। सो द नेक्स्ट वेस्ट इज द हॉस्पिटल वेस्ट which contain the disinfectants and other harmful chemicals which are generated by the hospitals। तो हमारा इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल वेस्ट के बाद आता है हॉस्पिटल वेस्ट, जिसके अंदर हमारे जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर यूज होते हैं वो होता है, और बाकी के जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हॉस्पिटल जनरेट करता है वो होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच आर द ई वेस्ट विच आर द डैमेज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जिसका डिस्पोजल बहुत मुश्किल है। द डिस्पोजल इज टफ। डिस्पोजल बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर क्या आता है? हमारे डैमेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, हमारा जो है इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स हो गए। तो इनको डिस्पोज ऑफ करने का सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे आगे आता है कि इनको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए। हमें ये तो पता चल गया कि ई वेस्ट जनरेट होते हैं, तो ई वेस्ट हमारे डंप कैसे होते हैं? नॉर्मल वेस्ट की तरह में डिकम्पोज तो हो नहीं पाते, तो इनको हम लोग कैसे जो है डंप करें देखेंगे आज के ही लेक्चर में। So there are various methods of solid waste disposal. Some of them are, सबसे पहला हमारा होता है ओपन बर्निंग, जिसके अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट। जो हमारा म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसको बर्न कर देंगे इन द ओपन डंप्स, बट द अनबर्न्ड पाइल्ड वेस्ट सर्व्स एज दी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। जैसे कि जो हम लोगों ने देखा होगा यहाँ दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे रोहिणी के साइड में है हमारा ये डंपिंग ग्राउंड है ना, म्युनिसिपल वेस्ट का डंपिंग ग्राउंड है। वहां पे जो है कुछ जो वेस्ट है ओपन में बर्न किया जाता है, और जो बर्न करके अनबर्न्ड एशेस बच जाते हैं, इट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। वहां पे कितनी सारी फ्लाइज और बर्ड्स घूम रही होती है, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा सैनिटरी लैंडफिल्स का। तो सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं? हमारे एरियाज होते हैं जहाँ पे वेस्ट जो होते हैं हमारे डंप होते हैं इन अ डिप्रेशन। जो हमारे वेस्ट हैं दे आर डम्प्ड इन अ डिप्रेशन और ए ट्रेंच आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विद द डर्ट। तो जब हम सैनिटरी लैंडफिल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा एक गड्ढा खोदा जाता है या फिर एक डिप्रेशन होता है जिसके अंदर जो
कवर्ड होता है विद द डर्ट एंड द प्रॉब्लम इज सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम द लैंडफिल्स कैन पोल्यूट द अंडरग्राउंड वाटर। अब हमने गड्ढा खोद के, है ना, उसके अंदर में सारा का सारा वेस्ट डंप कर दिया, पर उसकी सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, उसका क्या ड्रॉबैक होता है कि जो भी केमिकल हमारा उस वेस्ट के अंदर से आएगा वो सीधा अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जाके उसे पोल्यूट कर देगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा हमारे आगे जो है एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है या फिर इसका चैलेंज आ जाता है कि ओपन बर्निंग हो गई। फिर लैंडफिल के अंदर सबसे बड़ा यही चैलेंज है कि अगर हमने उस लैंड को फिल कर दिया, उस ट्रेंच को हमने भर दिया, उस डिप्रेशन को हमने भर दिया, तो उससे जो केमिकल्स जनरेट होते हैं वो केमिकल्स हमारे अंडरग्राउंड चले जाते हैं वाटर के अंदर और उसे पोल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द रैग पिकर्स। आपने देखा होगा जिनको हम लोग कबाड़ी वाला बोलते हैं, है ना, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कबाड़ी वाला बोलते हैं। दे कलेक्ट एंड दे सेपरेट आउट वेस्ट इनटू रीयूजेबल और रिसाइकेबल कैटेगरीज। तो जो रैग पिकर्स होते हैं जिनको हम कबाड़ी वाला बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सारी जगह से कबाड़, जिसको हम लोग कबाड़ बोलते हैं, वो इकट्ठा करके रीयूजेबल और रिसाइकेबल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं, है ना, कि ये रीयूज हो जाएगा, ये रिसाइकल हो जाएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल ब्रेकडाउन विच इज द डंपिंग ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और उसको जो है डीप पिट्स के अंदर हम लोग डाल देते हैं और वो नेचुरली ही बायोडिग्रेड हो जाता है। लास्ट हमारा मेथड आता है इंसिनरेशन, है ना, इंसिनरेशन। इट इज अ मेथड ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल। ये हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल का वो होता है। तो जो हम बात कर रहे थे ई वेस्ट की, तो ई वेस्ट का डिस्पोजल अब हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट दे आर बरीड इन द लैंडफिल्स ऑल द ट्रेंच, ठीक है, इनरेटेड हो जाते हैं। About half of the e-waste which are generated in the developed world, they are exported to developing countries. तो जो भी हमारा e-waste developed world के अंदर होता है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है to the developing category countries which are the China, इंडिया, पाकिस्तान। यहाँ पे जो है आता है डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशंस के अंदर आता है, वेयर द मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड दे आर रिकवर्ड ड्यूरिंग देयर रिसाइकलिंग, और उनको जो है हम लोग रिकवर कर सकते हैं। सो डेवलप्ड कंट्रीज दे आर स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द ई वेस्ट। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी जो है इसको रिसाइकल करने का एक पूरा मेथड होता है, पर डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं ये अपना ई वेस्ट जो है एक्सपोर्ट कर देती हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज उसके अंदर से कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड, निकल सब निकाल के उसे रिसाइकल कर लेते हैं। So recycling is the only solution for the e-waste, पर उसके लिए भी the caution, the prevention should be taken to carry out the process in an environment friendly manner। तो उस process को हम लोग environment friendly manner में रखने के लिए हमें जो है बहुत ही ज़्यादा cautious रहना पड़ता है उस e-waste को treat करने के लिए। सो केस स्टडी देख लेते हैं रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। जो इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है कि क्या किया गया था उसका। सो अ प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर अहमद खान फ्रॉम बैंगलोर रियलाइज दैट प्लास्टिक वेस्ट वॉज अ रियल प्रॉब्लम। अभी भी जो है कई कई जगह पे प्लास्टिक बैन है। आप अगर अपनी कंट्री में ही देखो तो काफ़ी जगह पे जो है हमारा प्लास्टिक बैन होता है और वहाँ पे जूट या फिर क्लॉथ बैग जो है यूज़ किया जाता है, पर काफ़ी जगह पे अभी भी एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग अगर वेजिटेबल वेंडर्स के पास जाएँ तो वो जो है हमें प्लास्टिक पॉलिथीन के अंदर ही वेजिटेबल्स, फ्रूट्स देते हैं, है ना। तो प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर अहमद खान ने बैंगलोर में एक बारी रियलाइज़ किया कि प्लास्टिक वेस्ट जो है इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम। हम लोग उसे बर्न भी नहीं कर सकते क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉज करता है। सो हिज कंपनी डेवलप्ड अ फाइन पाउडर कॉल्ड द पॉलीब्लेंड विच इज द रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। तो उनकी कंपनी ने क्या डेवलप किया, पॉलीब्लेंड, जो कि हमारा रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक था। एंड दिस मिक्सचर मिक्स्ड विद द बिट्यूमेन एंड यूज टू ले द रोड। जब हमने इस पॉलीब्लेंड वाले मिक्सचर को बिट्यूमेन के साथ ब्लेंड किया तो उसको हमने रोड्स ले करने में मदद की। सो इट एनहांस द बिट्यूमेन्स वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज एंड हेल्प टू इंक्रीज द रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3। तो अहमद खान ने बहुत ही स्मार्टली इस प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया, पॉलीब्लेंड के फॉर्म में लाए, है ना, फाइन पाउडर के फॉर्म में लाए, उसको बिट्यूमेन के साथ मिक्स करके उससे रोड्स जो है हमारी वो बनाई गई। तो उन्होंने देखा कि वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज जो है उस बिट्यूमेन की बढ़ गई थी और जो रोड्स की लाइफ थी वो बाय द फैक्टर ऑफ 3 इट इंक्रीज्ड। जो रोड लाइफ थी इट इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 3। तो उन्होंने एक तरीके से ये देखा कि प्लास्टिक को हम लोग बर्न करने की बजाय उसे फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करते हैं।
फाइन पाउडर का नाम क्या था हमारा, पॉलीब्लेंड। किसके साथ मिक्स किया गया, बिट्यूमेन के साथ, ठीक है। बिट्यूमेन और पॉलीब्लेंड मिलके क्या बनाई उन्होंने रोड्स बनाई, और उससे क्या हो गया, जो रोड्स की लाइफ थी वो बाय अ फैक्टर ऑफ 3 इंक्रीज कर गई। रोड्स की लाइफ हमारी बाय अ फैक्टर ऑफ 3 इंक्रीज कर गई। सो यूजिंग दिस टेक्निक बाय द ईयर 2002 मोर देन 40 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स इन बैंगलोर हैज ऑलरेडी बीन लेड। सो 2002 तक 40 किलोमीटर से ज्यादा जो बैंगलोर के अंदर रोड्स थी वो ले कर गई थी बाय दिस मेथड, पॉलीब्लेंड प्लस बिट्यूमेन, है ना, पॉलीब्लेंड बिट्यूमेन। सो नेक्स्ट हमारा आता है एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। इसके अंदर हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में देखेंगे। सो सॉइल पोल्यूशन इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द सॉइल प्रोफाइल अफेक्टिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल पोल्यूशन जैसे कि वाटर पोल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द वाटर, या फिर एयर पोल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर, वैसे ही सॉइल पोल्यूशन एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द सॉइल प्रोफाइल विच अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, इट इज नोन एज द सॉइल पोल्यूशन। उसको क्या बोला जाता है, सॉइल पोल्यूशन बोला जाता है। इसके अंदर सबसे पहला हम लोग देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन which lead to the manifold increase in the crop production by the use of the inorganic fertilizers and pesticides। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बाय सेवरल फोल्ड्स जो है इंक्रीज हो गई थी, बाय सेवरल फोल्ड्स जो है इंक्रीज हो गई थी बाय द यूज ऑफ द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, दे आर ऑल being increasingly used afterwards which resulted in the soil pollution। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन को एनहांस करने के लिए क्या हुआ था, इस ग्रीन रेवोल्यूशन को एनहांस करने के लिए क्या हुआ था कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा थी यूज होने की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अल्टीमेट गोल वाज टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सटेंसिवली यूज हुए, और उसके बाद में क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा सॉइल पोल्यूशन हो गया। इसी ग्रीन रेवोल्यूशन को अचीव करने के चक्कर में सॉइल पोल्यूशन हो गया। कॉजेस क्या होते हैं हमारे इसके, chemical seepage and excessive use of inorganic fertilizers। and excessive use of inorganic fertilizers हमारी जो soil fertility है उसको एक पॉइंट पे बढ़ा देते हैं, उसके बाद में इतना गंदा डिटोरिएट करते हैं कि soil जो है हमारी पोल्यूट हो जाती है, और जो केमिकल जो इंडस्ट्रीज है वहां से जो सीपेज आता है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूट करता है सॉइल को। इफेक्ट्स क्या होते हैं, द नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड इन द सॉइल। तो जो सॉइल के अंदर हमारे हार्मफुल नहीं भी होते वो भी हमारे किल हो जाते हैं, ठीक है। सो सॉइल जो है अनफर्टाइल, अनफिट हो जाती है फॉर फर्दर यूज। पेस्टिसाइड्स दे कैन रिजल्ट इन बायोमैग्निफिकेशन, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन द टॉक्सिसिटी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर ट्रॉफिक लेवल पे जो टॉक्सिसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है ऑफ द टॉक्सिकेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। सो पेस्टिसाइड्स दे कैन रिजल्ट इन द बायोमैग्निफिकेशन। इसका एग्जांपल जैसे हमने डीडीटी देखा था विच इज अ पेस्टिसाइड, डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड। तो ये जो है बर्ड्स को अल्टीमेटली बर्ड्स की पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रहा था। तो हमारे इफेक्ट्स क्या है, सबसे पहले नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स दे आर बीइंग किल्ड, द सॉइल बिकम्स अनफर्टाइल और अनफिट, पेस्टिसाइड्स दे कैन रिजल्ट इन बायोमैग्निफिकेशन। कंट्रोल क्या है हमारा सॉइल पोल्यूशन का, स्ट्रिक्ट वेस्ट शुड बी अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्सेज ऑफ वेस्ट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज और अदर जगहों का जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उनको अपना डिस्पोजल एफिशिएंटली और थोड़ा कोई और ऑल्टरनेट देके करना चाहिए। द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हमारे जो है बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स और बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज करना चाहिए। इट इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट मेथड, जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वन प्रोसेस से दे आर साइकिल्ड फॉर न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर प्रोसेसेस विच अलाउज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो जो एक साइकिल से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट निकले हैं वो रिसाइकिल होके दूसरे प्रोसेसेस के अंदर न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, और इससे हमारा वेस्ट जो है वो सीप भी नहीं करता हमारा सॉइल के अंदर, है ना। सो केस स्टडी देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। सो रमेश चंद्र डागर, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा, इंक्लूडेड बी कीपिंग, डेयरी फार्मिंग,
वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर इन अ चेन ऑफ प्रोसेसेस, उन्होंने ये सारे प्रोसेसेस की चेन बना ली थी, बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर। सो दिस चेन इट सपोर्ट्स ईच अदर, तो ये सारी चेन जो है आपस में लिंक्ड है, फॉर्मिंग अ वेब, एक तरीके से इन्होंने वेब बना लिया था। It allows an extremely economical and sustainable venture, इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल वेंचर था। केमिकल फर्टिलाइजर्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि कैटल एक्सक्रीटा ही जो है हमारा मैन्योर की तरह काम करता है। उन्होंने डेयरी मैनेजमेंट भी की, तो कैटल का जो एक्सक्रीटा था, जो डेयरी हमारे एनिमल्स हैं उनका जो एक्सक्रीटा था, दे कैन एक्ट एज मैन्योर्स, तो उन्हें केमिकल फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की बाहर से जरूरत नहीं पड़ी। सो क्रॉप वेस्ट इट इज यूज फॉर मेकिंग कंपोस्ट, क्रॉप वेस्ट हमारा कंपोस्ट बन गया, विच इज ऑल्सो यूज एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर्स टू जनरेट नेचुरल गैस विच इज यूज फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म। तो जो क्रॉप हमारा वेस्ट निकला, जो क्रॉप का वेस्ट निकला, वो हमारा क्या, वो कंपोस्ट बन गया, है ना, और उसको भी हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, और वो ही हमारा नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने लग गया, विच इज यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म। तो वही नेचुरल गैस एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म को मीट करती है। To spread the information and help the practice of integrated organic farming, Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club with current members of 5,000 farmers। तो डागर ने क्या किया कि हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाए, जिसके अंदर 5,000 फार्मर्स जो हैं अभी भी जुड़े हुए हैं। तो उनको भी उन्होंने यही टेक्निक सिखाई कि यही टेक्निक फॉलो करो, बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा। सबसे पहले जब हम सॉलिड वेस्ट की बात करें, सॉलिड वेस्ट एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश दैट इज रेफर्ड टू एज द सॉलिड वेस्ट। कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। सबसे पहला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो कि हमारा होम से, ऑफिस से, स्कूल्स, हॉस्पिटल, हर जगह से कलेक्ट होके जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? हमारा पेपर, टेक्सटाइल, रबर, ग्लास, लेदर, प्लास्टिक, मेटल सब होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि हमारा जो है स्क्रैप्स, फ्लाई ऐश, जो भी इंडस्ट्रीज से हमारा वेस्ट जनरेट होता है, वो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। हॉस्पिटल वेस्ट, जिसके अंदर जो डिसइंफेक्टेंट्स है, अदर हार्मफुल केमिकल्स है, हॉस्पिटल से आते हैं, वो हमारा हॉस्पिटल वेस्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, विच आर द डैमेज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स। तो मेथड्स क्या क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के? सबसे पहले ओपन बर्निंग, विच इज द बर्निंग ऑफ द म्युनिसिपल वेस्ट इन द डंप्स। ठीक है, ओपन डंप्स के अंदर होता है, और ये जो हमारा इसके बाद में अनबर्न पार्टिकल रह जाते हैं, दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। फिर हमारा सेकंड मेथड आता है सैनिटरी लैंडफिल्स का, जिसके अंदर जो हमारा वेस्ट है वो डंप किया जाता है इन अ डिप्रेशन और अ ट्रेंच, और वो पूरा का पूरा हमारे केमिकल जो हमारे वेस्ट है उससे कवर्ड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये रहती है कि अगर उन वेस्ट के अंदर कुछ भी केमिकल होगा, वो अंडरग्राउंड वाटर को जाके पोल्यूट कर देता है। नेक्स्ट हमारा डिस्पोजल है रैक पिकर, जो कि हमारे कबाड़ी वाला होते हैं, वो क्या करते हैं? रीयूजेबल और रिसाइकल वेस्ट को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा मेथड है नेचुरल ब्रेकडाउन, कि हम जो है डीप पिट्स के अंदर डंप कर दे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, और वो नेचुरल डिग्रेडेशन से जो है डिग्रेड हो जाए। देन इंसिनरेशन, विच इज द मेथड ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल। फिर हमारा आता है ई वेस्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इनको भी हम लोग बरी कर सकते हैं लैंडफिल्स के अंदर, या फिर इनरेटेड कर सकते हैं। सो अबाउट हाफ ऑफ द ई वेस्ट विच आर जनरेटेड इन द डेवलप्ड कंट्रीज, वो एक्सपोर्ट कर देती हैं टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जिसमें से ये सारी की सारी कंट्रीज जो है हमारा कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, गोल्ड, निकल निकाल के उसे रीयूज कर लेती हैं। बाकी इसका रिसाइकलिंग ही जो है वो बेस्ट मेथड रहता है, पर बहुत ही ज्यादा कॉशियस मेथड होता है, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना हो। तो प्लास्टिक वेस्ट की रेमेडी हमारी अहमद खान ने निकाली। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को अगर हम लोग फाइन पाउडर के अंदर चेंज कर देते हैं, विच इज नोन एज द पॉलीब्लेंड, और उसे बिटुमेन के साथ अगर हम लोग पेयर अप करें, तो वो हमारा जो है रोड्स ले करने में मदद करेगी, और इससे हमारी बिटुमेन की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी, और जो रोड का हमारा लाइफ है वो फैक्टर ऑफ 3 से इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सॉइल पोल्यूशन, विच इज द एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। सो सॉइल पोल्यूशन हमारा कैसे हुआ? इट इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द सॉइल प्रोफाइल विच अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। सो ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया? इट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। उसके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इतने एक्सेसिवली यूज किए गए कि हमारी जो सॉइल है वो पोल्यूट हो गई। कॉजेज क्या होते हैं? केमिकल सीपेज, जो कि इंडस्ट्री से आती है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज। इफेक्ट्स क्या होते हैं? नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स दे आर
killed, soil becomes unfit, pesticides they can result in biomagnification. कंट्रोल क्या है? सबसे पहले वेस्ट डिस्पोजल के स्ट्रिक्ट वेज अडॉप्ट करने चाहिए, यूज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसका केस स्टडी जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की देखते हैं तो जो हमारे थे रमेश चंद्र डागर, उन्होंने जो है बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, कंपोस्टिंग, एग्रीकल्चर सबका एक वेब बना लिया कि जिससे इन्हीं चीज़ों में जो है हमारी सारी जो है एक दूसरे की चेन एक दूसरे को सपोर्ट करती रही और बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत ना पड़े, इकोनॉमिकल और सस्टेनेबल भी। तो उन्होंने देखा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पर उन्होंने कैटल का जो एक्सक्रीटा था जो डेयरी फार्म से आया उसको मैन्योर की तरह यूज़ करके बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया। जो क्रॉप वेस्ट था वो हमारा कंपोस्ट की तरह बन गया और नेचुरल फर्टिलाइजर यूज़ हुआ और उसने नेचुरल गैस भी जो है जनरेट करी जिससे कि एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म वर मेट। तो इसके लिए उन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया जिसके अंदर यही सब मेथड जो है सिखाया जाता था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट इट डिस्क्राइब्स द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? ए टॉक्सिक, बी हजार्डस, सी नॉन टॉक्सिक या फिर डी नॉन हजार्डस। जो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है बेसिकली इट इज द वेस्ट फ्रॉम द होम्स, ऑफिसेज। तो क्या वो टॉक्सिक होता है? नहीं। क्या हजार्डस होता है? नहीं। नॉन टॉक्सिक? नहीं। ऑप्शन डी इट इज नॉन हजार्डस। सिर्फ 0.1% जो है हमारी इम्प्योरिटीज होती हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में, सिर्फ 0.1% इम्प्योरिटीज होती है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा साफ वेस्ट जो होता है हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज बाय द फ्लो ऑफ वाटर, बाय द सॉइल पार्टिकल्स, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बाय ऑक्सीडेशन। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है हमारा सॉलिड वेस्ट का वो कैसे डिग्रेड होता है ना? नेचुरली डिग्रेड होता है। तो किसकी मदद से होगा? बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि वो नेचुरली जो है डिग्रेड हो रहा है। नेचुरली किसकी वजह से होगा? बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रोब्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? अ सॉइल, अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द हॉरिजन्स इन द सॉइल, अ फ्रंट व्यू ऑफ द हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल, अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द हॉरिजन्स इन द रॉक्स, अ फ्रंट व्यू ऑफ द हॉरिजन इन द रॉक्स। जब हम सॉइल की बात कर रहे हैं तो उसमें रॉक्स की बात नहीं होगी। तो क्या वो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है या फिर वो फ्रंट व्यू होता है? इट इज अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल। जब हम सॉइल को ऐसे कट करते हैं है ना तो हम सारा का सारा जो है उसकी हॉरिजन्स देख सकते हैं कि सॉइल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एडवोकेट्स अवॉइडिंग द यूज ऑफ ए ऑर्गेनिक मैन्योर, बी स्टोर्ड वाटर, सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन हार्वेस्टिंग या फिर डी केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जब हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे क्या बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे। तो क्या वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत रहेगी? नहीं। ऑर्गेनिक फार्मर्स जो है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को डिस्करेज करती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स को भी डिस्करेज करती है यूज करने के लिए, क्योंकि ये जो है सॉइल की क्वालिटी को डिटोरिएट कर देते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इट डज नॉट, इट अवॉइड्स बेसिकली द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और द पेस्टिसाइड्स। Next question, the layer of atmosphere between the 10 kilometer to 50 kilometer above the sea level, it is known as troposphere, thermosphere, stratosphere, mesosphere. क्या होती है above the sea level? अगर हम 10 to 50 किलोमीटर्स की बात करें, it is the stratosphere. It is the stratosphere. Option C correct है, stratosphere. तो बच्चों ये था हमारा सॉलिड वेस्ट एंड एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।